नमस्ते सभी को। आज हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर ये जानेंगे कि जनन क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे जनन की अलग अलग विधियाँ कौन सी हैं और जो जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। सबसे पहले हम इसका वेटेज देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें 4 हैं और इस चैप्टर में से 6 नंबर के क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन तो आपके वेरी शॉर्ट टाइप का आएगा, वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है ये। एक आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन तो आपके एक एक नंबर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके दो दो नंबर के आएंगे। और ये क्वेश्चन जो है एक तो आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नॉलेज को लेकर, यानी सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके जरूर आएगा, वो हो जाएगा आपके स्किल को लेकर। इसका मतलब आपको डायग्राम पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान देना, इस चैप्टर में 2 नंबर के डायग्राम का वेटेज है। यहाँ हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जनन क्या होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक जीव 2 जीव बना रहा है, या कोई भी जीव जो है वो अपने जैसे जीव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो किसी जीव द्वारा अपने जैसे जीव बनाना जनन कहलाता है। इसका कारण ये होता है कि अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोई भी जीव अपने जैसे जीव का निर्माण करता है। ये प्रक्रिया जनन की प्रक्रिया कहलाती है। अगर कोई जीव जनन नहीं करेगा तो उसकी जाति का अस्तित्व इस दुनिया से नष्ट हो जाएगा। इसलिए जनन करना अति आवश्यक है। इसकी अलग अलग विधियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, वो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अलैंगिक जनन को दोनों के बीच आपको अंतर भी पता होना चाहिए। अलैंगिक जनन जो होता है वो केवल एक जनक द्वारा होता है। इसमें 2 जनक की आवश्यकता नहीं होती। एक ही जनक के शरीर से या बॉडी से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है और इसमें गुण लगभग समान ही रहते हैं। और लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि एक जीव 2 अलग अलग जीवों से 2 नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है और दोनों युग्म मिलकर युग्मनज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। अलैंगिक जनन जो है वो ज़्यादातर सिंपल और एक कोशिकीय जीवों में ज़्यादा पाया जाता है। तो हम पहले सिंपल और एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की जो अलग अलग विधियाँ हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहली और सिंपल विधि है द्विखंडन विधि। खंडन मतलब होता है टूटना, और द्विखंडन मतलब होता है 2 खंडों में टूटना। सबसे बेसिक और फेमस एग्जाम्पल है अमीबा का। अमीबा का नाम आप सबने सुना हुआ है। ये एक कोशिकीय जीव है जिसकी कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, जिसका आकार नहीं है, ये निराकार है। और ये पोषण के अंदर भी आपके आया हुआ टॉपिक है। इसमें अमीबा है। अमीबा जब भी जनन की अनुकूल परिस्थितियों में आता है तो वो अपने अंदर के केंद्रक को इलोंगेटेड यानी लॉन्ग करने लग जाता है, लंबा करके 2 भागों में डिवाइड कर देता है। साथ साथ में अपने कोशिका द्रव और बाकी हिस्सों को भी 2 भागों में बांट देता है। इसमें विदलन टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें एक खांच बनती है दोनों साइड, यानी बाहर की जो भित्ति हो वो बीच में से अंदर की ओर जाने लगती है और सभी भागों को 2 भागों में बांट देती है। और इस प्रकार से जब 2 बराबर भाग बढ़ जाते हैं तो वो बीच में से अलग होकर 2 नए जीवों की उत्पत्ति कर देता है। इससे क्या हो जाता है द्विखंडन, यानी एक अमीबा के 2 खंड हो जाते हैं और 2 नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। ऐसा ही आप लेशमानिया में भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है अमीबा और लेशमानिया में। अमीबा कहीं से भी 2 भागों में डिवाइड हो सकता है, लेकिन लेशमानिया का पर्टिकुलर एक स्थान है वो ये है। सबसे पहले केंद्रक डिवाइड होकर 2 केंद्रक बन जाता है। 2 केंद्रक बनने के बाद वो लंबवत रूप से डिवाइड होने लगता है और लंबवत रूप से 2 बराबर हिस्से होकर एक एक केंद्रक दोनों में बढ़ जाने के बाद 2 नए लेशमानिया का निर्माण हो जाता है। तो ये होता है लेशमानिया में द्विखंडन की विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में द्विखंडन को लेकर अमीबा के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आपको स्पेशली अमीबा के ऊपर डायग्राम और इसकी डेफिनेशन को क्लियर करके जाना है। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बता दूंगा। आप ज़्यादातर एग्जाम आने के चांस उन्हीं के रहते हैं, वही रिपीट होते हैं। दूसरा है बहुखंडन विधि। ये आपने प्लाज्मोडियम नाम सुना होगा। मलेरिया नाम की डिजीज़ के आपके बारे में, मलेरिया बुखार के बारे में आपने सुना है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। उस मादा एनाफिलीज मच्छर की जो लार होती है उस लार में प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ पाया जाता है। ये प्रोटोजोआ बहुखंडन विधि से जनन करता है, इसलिए एक ही साथ बहुत सारे प्लाज्मोडियम में बदल जाता है। इसलिए रोगाणु के रूप में भी अपने लिए बहुत बुरी बात है ये कि जनन की दर इसकी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि 1 से 2 नहीं हो रहा है, 1 से बहुत सारे हो रहे हैं। तो ये होता है प्लाज्मोडियम बहुखंडन। जब ये बाहर की जो लेयर है ये फटती है और बहुत सारे प्लाज्मोडियम एक साथ बन जाते हैं। फिर अपन खंडन विधि को देखते हैं, जो स्पाइरोगायरा जो शैवाल यानी एल्गी के अंदर पाया जाता है।
और एल्गी ये, लेकिन इसमें थोड़ी स्पेशल बात ये है कि इसके जितने टुकड़े होते हैं जिसे हम फ्रेगमेंट कह सकते हैं, ये टुकड़े डायरेक्ट स्पाइरोगाइरा नहीं बनाते हैं। पहले टुकड़े होंगे, टुकड़े ग्रोथ करेंगे और फिर स्पाइरोगाइरा बनेगा। ये अमीबा में और इसमें इसके अंदर डिफरेंस होता है। अमीबा डायरेक्ट अमीबा बना रहा है, लेकिन इसमें स्पाइरोगाइरा पहले एक टुकड़ा बनाएगा, फ्रेगमेंट बनाएगा, फिर उससे नया स्पाइरोगाइरा बनेगा। फिर देखते हैं हम पुनर्जनन की विधि। लेकिन पुनर्जनन से पहले हम मुकुलन देख लेते हैं। मुकुलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मुकुलन विधि में जिसे हम इंग्लिश में बडिंग भी कहते हैं। बडिंग मतलब होता है बर्ड यानी मुकुल, और ये छोटा सा मुकुल एक गठान होती है जो किसी प्लाज्मो जो किसी प्लेन एरिया या हाइड्रा की बॉडी पे जो बनती है, और ये बन के फिर बड़ी होती है, वृद्धि करती है, और मूल प्लेन एरिया या हाइड्रा जैसा मूल जीव जैसा आकार ले लेती है। मूल आकार आने के बाद ये अपने मूल शरीर से अलग हो जाती है और एक नए जीव की उत्पत्ति कर देती है। इसे हम मुकुलन विधि कहते हैं। लेकिन और ये ईस्ट में भी पाई जाती है मुकुलन विधि। और मुकुलन विधि नॉर्मली इनमें होने वाली प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, और डायग्राम भी इसको आपको देखना है। लेकिन अगर मान लो इनमें कभी आकस्मिक कोई घटना हो जाए, घटना मतलब दुर्घटना की वजह से अगर इनके टुकड़े हो जाए, चाहे प्लाज्मोड, चाहे अपने प्लेन एरिया के टुकड़े हो, चाहे हाइड्रा के टुकड़े हो, तो इनके जितने भी टुकड़े होंगे उस टुकड़े से एक नया जीव बन जाएगा। प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव बन जाएगा। इस विधि को हम कहते हैं पुनर्जनन या पुनरुद्भवन की विधि। यानी हाइड्रा नॉर्मली तो मुकुलन विधि से जनन करेगा, लेकिन उसके भी अगर टुकड़े हो जाए, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या प्लेन एरिया के टुकड़े हो जाएं, तो प्लेन एरिया या हाइड्रा के टुकड़े होने पर हर टुकड़े से एक नया जीव बन जाएगा। इस विधि को हम कहते हैं पुनर्जनन या पुनरुद्भवन की विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्राम को भी आपको कंप्लीट करना है और एग्जाम में आपको ये दो नंबर के दिलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। फिर आगे देखते हैं बीजाणु समागम। बीजाणु समागम का मतलब होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे बीजाणु बनते हैं और वो बीजाणु अनुकूल परिस्थिति पाने पर नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है राइजोपस का एग्जाम्पल दे रखा है। राइजोपस जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल यानी मटर या दालों की जो जाति होती है उनकी जड़ों के अंदर, गठानों के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु, एक बीजाणुधानी होती है गेंद के आकार की, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। जब ये बीजाणुधानी फटती है तो ये सारे बीजाणु नीचे गिर जाते हैं, और नीचे अगर उचित वातावरण इनको मिल जाए, अनुकूल परिस्थिति यानी मिट्टी, नमी वगैरह मिल जाए, तो ये अपने आप का ग्रोथ करके, वृद्धि करके नए जीव की उत्पत्ति कर देती है। साथ में देखते हैं कायिक जनन। कायिक जनन मतलब होता है, काया मतलब होता है शरीर से, यानी प्लांट के अंदर क्या होता है कि उनका शरीर यानी जड़, तना, पत्ती से अगर नया जीव बन जाए तो हम उसे कायिक जनन कहते हैं। और ये जनन की ये बहुत जल्दी उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसका एक बेसिक उदाहरण है पत्थर चट्टा की पत्ती। पत्थर चट्टा मतलब जिसे हम ब्रायोफिल्म कहते हैं। इसकी किनारों के ऊपर छोटी छोटी कलियाँ बनती है, और ये कलियाँ जब ज़मीन पर गिरती है और मिट्टी में गिर जाए, उनको अगर उचित वातावरण, पानी वगैरह मिल जाए, एक नए ब्रायोफिल्म का निर्माण कर देती है। फिर आगे देखते हैं हम कायिक प्रवर्धन की और भी विधियाँ हैं। अब कायिक प्रवर्धन दो तरह का होता है। प्राकृतिक विधियों द्वारा, प्राकृतिक विधियों जैसे किसी पौधे की जड़ द्वारा, तने द्वारा या पत्तियों द्वारा। जड़ों द्वारा शकरकंद वगैरह आप जानते हो, तने द्वारा आलू, अदरक के बारे में आपने देखा है। आलू की जो खेती होती है उसके टुकड़े करके बो दिए जाते हैं। अदरक के टुकड़े मिट्टी में लगा दिए जाते हैं, इनसे नया अदरक या नया आलू बन जाते हैं। पत्तियों द्वारा बायोफिल्म का एग्जाम्पल आपने देख लिया है। लेकिन कृत्रिम रूप से आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। कृत्रिम मतलब होता है रोपण, कर्तन, लेयरिंग विधि जो है, इन विधियों द्वारा हम जड़, तने या पत्ती से नए प्लांट्स बहुत कम समय में बना सकते हैं। आजकल एक टिश्यू कल्चर विधि भी बहुत फेमस है, जिसे हम उत्तक संवर्धन कहते हैं। इसमें कुछ पौधे की कुछ कोशिकाओं को कृत्रिम माध्यम में रखकर पोषण देकर हम उनकी गुणन मतलब उनकी संख्या को जल्दी से बढ़ाकर कम समय के अंदर ही पौधे की मतलब प्लांटेशन को प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये जैसे आर्किड और सजावटी पौधों के अंदर ऐसा किया जाता है। अब इसके बाद हम लैंगिक जनन पे आते हैं। अलैंगिक जनन की इन वीडियो को आप अच्छे से करके जाइए, इनमें से क्वेश्चन आने के 100% चांस है। लैंगिक जनन में पहले हम पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, फिर हम जंतु यानी ह्यूमन बीइंग्स में लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। पादपों में आपको पता है फ्लावर नाम का जो अंग होता है, पादप के जो अंग है जड़, तना, पत्ती, इसके अलावा फल और फूल आप होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जड़, तना, पत्ती इनके मूल अंग है, लेकिन फ्लावर जो है ना,
ये इनका लैंगिक पार्ट है। लैंगिक पार्ट क्यों है? क्योंकि पौधे में फ्लावर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर दो तरह की संरचना होती है। एक होती है नर जनन तंत्र और एक होता है मादा जनन तंत्र। तो यहाँ आप इस फ्लावर को देखकर सारी चीज़ों को क्लियरली समझ सकते हैं। ये गुड़हल का फ्लावर है, गुड़हल का, और जिसे हम हिबिस्कस रोजा कहते हैं साइंटिफिक नेम में। और ये एक उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प है, इसलिए स्टडी में अच्छा समझ में आ सकता है क्योंकि इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों तरह के अंग पाए जाते हैं। साथ में दो अन्य अंग भी पाए जाते हैं जिन्हें हम सहायक अंग कहते हैं। तो पहले डिफरेंस देख लीजिए। जैसे ब्राहा दल जो हरे कलर के होता है सभी फ्लावर्स में, जो इस फ्लावर को जो अर्ली एज के अंदर क्या करता है, सपोर्ट करने का और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसके अंदर जो पंखुड़ियाँ होती है जिसे हम डल कहते हैं, ये पंखुड़ियाँ सभी प्लांट्स में अलग अलग होती है। कुछ इनका कलर लाल, पीला, नीला कुछ भी हो सकता है। पंखुड़ियाँ जो होती है इनका काम होता है इंसेक्ट वगैरह को एक अट्रैक्ट करना ताकि वो इसके पास में आए, पास में आके यहाँ परागन की क्रिया को आसान बनाए। परागन की क्रिया का मतलब होता है पुंकेसर से निकलने वाले पराग कण जो होते हैं। पुंकेसर अभी मैं इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि दल और ब्राह्मण ये दोनों तो जनन में हेल्प कर रहे हैं, तो ये दोनों तो हो गए सहायक अंग हो गए। इसके बाद जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर हम पढ़ने वाले हैं ये पौधों के जनन अंग होंगे। पहले हम पुंकेसर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लांट्स के दल से जुड़े हुए या बीज की जो पराग नली होती है उससे जुड़े हुए बहुत सारी संख्या में पुंकेसर पाए जाते हैं। बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं ताकि जनन की चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। और इनमें दो तरह की स्ट्रक्चर होती है। एक पतला सा तारनुमा तंतुनुमा भाग होता है जिसे हम पुतंतु कहते हैं, और एक छोटी सी कोश होता है जिसे हम पराग कोश कहते हैं। इस पराग कोश के अंदर छोटे छोटे पराग कण होते हैं और इसी में से पराग कण इंसेक्ट की बॉडी से, हवा से, वाटर से या किसी माध्यम से स्त्री केसर तक पहुंचते हैं जिसे हम परागण की क्रिया कहते हैं। जो एक ही फ्लावर पे या एक ही प्लांट पे होने पर सेल्फ पोलिनेशन या स्व परागण कहलाता है और अलग अलग पौधों पे होने पर परागण कहलाता है। स्त्री केसर जो होता है उसके तीन भाग होते हैं। जो बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसके ऊपर वाला जो एक्सेप्टर है, जो पराग कण को एक्सेप्ट करेगा, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच वाला भाग वर्तिका होता है और लास्ट अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो है वो बीचों बीच जो पुष्पासन के ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के अंदर अंड कोशिका होती है। पराग कण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र पर आते हैं। यहाँ से आने के बाद अंदर पराग नली का निर्माण होता है और अंदर जाने के बाद वो अंडाशय के अंदर अंड कोशिका तक पहुँचते हैं। ये होती है प्लांट्स के अंदर जनन की क्रिया। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा होगा जब पराग कण किसी वर्तिकाग्र पर पहुँचता है अंदर एक नली बनती है पराग कण के जाने के लिए, उसे हम पराग नली कहते हैं। दो पराग कण इस नली के अंदर जाते हैं जिसे हम नर युग्म भी कह सकते हैं। वो नर युग्म, एक नर युग्म जाकर मादा युग्मक यानी अंड कोशिका से जुड़ता है और एक नर युग्म जाकर अंदर द्विकोशिकी केंद्रक जो होता है उससे जुड़ता है। इनके जुड़ने के वजह से अंदर भ्रूण का और भ्रूण पोष का निर्माण होता है और भ्रूण जो है वो आगे जाके बीज का निर्माण करते हैं और अंडाशय जो है वो फल का निर्माण करता है। तो ये जनन की क्रिया होती है प्लांट्स के अंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपको इसके स्ट्रक्चर को, इसके दोनों के इन दोनों के डायग्राम को आपको कंप्लीट करके जाना है। इसकी बेसिक डिटेल जितनी भी थी वो बता दी गई है। इसके बाद अपन देखते हैं नर जनन तंत्र, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में जब जनन को पढ़ेंगे यहाँ पर तो ह्यूमन बींग्स में लैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन पढ़ने के लिए इसके प्रोसेस को आपको जानना होगा। और इसके प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस होता है युग्मक जनन। पहला प्रोसेस जो होता है उसे हम बोलते हैं युग्मक जनन। अब ये युग्मक जनन जो होता है वो दो तरह का होता है। नर के अंदर होता है उसे हम शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं और मादा के अंदर जो होता है उसे अंड जनन, अंडाणु जनन या अंडाणु जनन कहते हैं। तो ये दो तरह का हो गया, नर और मादा में अलग अलग, यानी शुक्राणु का निर्माण नर के अंदर होना और अंडाणुओं का निर्माण मादा के अंदर होना। जब अंडाणु शुक्राणु बन जाएंगे तो ये पहली स्टेप यानी युग्मक जनन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको ये जानना होगा कि अंडाणु और शुक्राणु बनने के लिए सबसे पहले यौवन अवस्था आना जरूरी है, यानी लैंगिक परिपक्वता आना जरूरी है। और लैंगिक परिपक्वता जो आती है वो किशोर अवस्था में आती है, टीन एज में आती है। ये आपको पता होगा। लड़के और लड़कियों के अंदर टीन एज जो है वो थोड़ी अलग अलग होती है। लड़कियों के अंदर जो टीन एज है वो 12 से 13 साल, 11 से 12 साल के अंदर आ जाती है और लड़कों के अंदर एज टीन एज जो है शुरू है वो 13 एज से 13
ईयर्स से शुरू होती है, यानी 2 साल बाद, 2 साल का इनमें डिफरेंस होता है। लैंगिक परिपक्वता लड़कियों में पहले आती है। लैंगिक परिपक्वता का मतलब क्या है? परिपक्वता का मतलब ये है कि इनके अंदर नर जनन तंत्र का और मादा जनन तंत्र का एक्टिव हो जाना है, यानी मादा जनन तंत्र के अंदर अंडाणु और नर जनन तंत्र के अंदर शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाना, साथ में लैंगिक हार्मोन स्रावित होना, इनके अंदर फिजिकल चेंजेज आना, मेंटली चेंजेज आना, ये सब परिपक्वता के अंदर आता है। जब परिपक्वता आ जाएगी तो जनन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर युग्मक जनन सबसे पहले होगा, फिर निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन का मतलब होता है जो पहले मैं आपको बता देता हूँ 4 स्टेप कौन कौन सी है। पहली तो होगी आपके युग्मक जनन। युग्मक जनन ये नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है। नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु का निर्माण। फिर होता है निषेचन की क्रिया। निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। और वैसे ये निषेचन आंतरिक और बाहरी दोनों होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर ये केवल आंतरिक होता है। इसके अंदर अंडाणु और शुक्राणु जो फेलोपियन ट्यूब है महिला की, उसके अंदर मिलते हैं। मिलने के बाद क्या होता है, गर्भ फर्टिलाइजेशन होने के बाद गर्भ रोधन सॉरी गर्भ गर्भ का जो गर्भाशय है उसके अंदर भ्रूण का स्थापित होना, ये तीसरा प्रोसेस होता है। और चौथा प्रोसेस होता है, सबसे लास्ट प्रोसेस, वो होता है भ्रूण का परिवर्तन होने के बाद प्रसव की क्रिया। यानी पहले परिवर्तन होगा, फिर प्रसव की क्रिया यानी जन्म की क्रिया होगी। तो ये सब अपन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के अंदर आप डायग्राम से देख सकते हैं, इसमें मुख्य अंग जो हैं वो सबसे मुख्य अंग तो है वृषण, और वृषण के बाद है अपने शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, ये इसके क्या है मुख्य अंग है। एक ग्रंथि भी है प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राशय भी वैसे ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। अपन डिटेल में सबसे पहले देखते हैं वृषण, टेस्टिस इंग्लिश में कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। इसके अंदर क्या होता है, ये टेस्टिस जो होते हैं वो हमेशा वृषण कोश स्क्रोटम में पाए जाते हैं। एक थैलीनुमा भाग जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका रीजन ये है कि वृषण के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म यानी शुक्राणु बनते हैं। और शुक्राणु बनने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए। बॉडी टेम्परेचर जो अपना है 37 डिग्री, इससे कम यानी 35 डिग्री के 35 से कम टेम्परेचर जब होगा तो ही स्पर्म फॉर्मेशन होगा या शुक्राणु बनेंगे। इसलिए ये वृषण कोश में पाए जाते हैं ताकि वृषण कोश इन्हें उचित टेम्परेचर उपलब्ध करवा सके। तो ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि वृषण जो है वृषण कोश में क्यों पाए जाते हैं। इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। टेम्परेचर कम रखने, बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम रखने के लिए वृषण कोश में पाए जाते हैं ताकि शुक्राणु बन सके। शुक्राणु बनने के बाद वृषण कोश से निकल कर आते हैं शुक्रवाहिनी में। वृषण क्योंकि 2 हैं, दोनों वृषण से और शुक्रवाहिनियाँ भी 2 हैं, इनसे निकल के आने वाले जो स्पर्म होते हैं वो शुक्रवाहिनी द्वारा पहुँचते हैं। आगे देख सकते हो आप, शुक्राशय के पास पहुँचते हैं। शुक्राशय के अंदर क्या होता है कि स्पर्म इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद यहीं पर प्रोस्टेट ग्रंथि से इनको पोषण और अन्य पदार्थ, तरल पदार्थ मिल जाता है ताकि ये वीर्य में बदल जाते हैं। वीर्य में बदलने के बाद ये जो यूरिन और स्पर्म के लिए जो कॉमन मार्ग है मूत्र मार्ग, इसके द्वारा स्खलित कर दिए जाते हैं, यानी नर जनन तंत्र द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये जनन की एक नॉर्मल प्रक्रिया है किसके अंदर, नर जनन के अंदर। लेकिन इसमें एक चीज़ और जाननी कि वृषण के अंदर शुक्राणु बन गया, ये बहिस्रावी कार्य है। लेकिन यहीं पर आपको पता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन भी बनता है। उस हार्मोन के प्रभाव में लड़कों के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, अन्य गौण लैंगिक स्किन का सख्त होना, ये सारी जो अन्य गौण लैंगिक लक्षण है, अट्रैक्ट होना, विषम लिंगी के प्रति अट्रैक्ट होना, ये सब कार्य जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो नर जनन हार्मोन है उसके कारण होता है। फिर आगे देखते हैं मादा जनन तंत्र। इनके डायग्राम आने के चांस बोर्ड एग्जाम में कम रहते हैं, फिर भी आप मादा जनन तंत्र के डायग्राम को थोड़ा सा देख के जाइएगा। इस डायग्राम के अंदर ये बताता है कि मादा जनन में 2 चीज़ें, 2 अंडाशय सबसे प्राथमिक और मेन अंग यही है। अंडाशय जो है वो फेलोपियन ट्यूब के सिरे से जुड़ा हुआ होता है, दोनों सिरों से। फेलोपियन ट्यूब जो है अंडाशय को अपनी ओर अपने अंदर फंसाए हुए रखती है। अंडाशय के अंदर बहुत सारे अंडाणु जन्म के साथ ही उपस्थित होते हैं। और अंडाशय के बाद अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि, ये इसके जनन तंत्र के अंग हैं। सबसे पहले अंडाशय जब किशोरावस्था आ जाती है तो अंडाशय से सर्वप्रथम एक अंडाणु, दोनों में से किसी एक में से एक अंडाणु फेलोपियन ट्यूब में जाता है। और फेलोपियन ट्यूब में जाकर वो फेलोपियन ट्यूब से आगे
गर्भाशय की ओर बढ़ता है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में यहीं पर अगर उसी टाइम स्पर्म अगर पहुंच जाते हैं और स्पर्म और अंडाणु मिल जाते हैं तो निषेचन की क्रिया हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचन की क्रिया के दौरान नर युग्म और मादा युग्म के मिलने से युग्मनज बन जाता है। अगर निषेचन हो जाता है तो वो निषेचित अंडा जो होगा, वो निषेचित अंडा अंदर जाकर गर्भाशय के अंदर एक परमांत्र एक उत्तकीय संरचना बनती है, उसके साथ जुड़ जाएगा और यहीं पर गर्भ का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और जो भ्रूण इसी से जो भ्रूण बन रहा है वो भ्रूण 280 दिन के अंदर एक बच्चे का पूरा का निर्माण कर लेता है। और फिर हार्मोन्स के प्रभाव में और समय पूरा होने पर योनि द्वारा बच्चे का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। ये भी हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर अंडा फर्टिलाइज ही ना हो, यानी या निषेचन की क्रिया ना हो, तो वो अनिषेचित अंड गर्भाशय में पहुंचता है, लेकिन गर्भाशय की दीवार से दीवार से जुड़ता नहीं है और अंदर जो टिश्यू स्ट्रक्चर जो बनती है इसको जोड़ने के लिए, वो भी टूट जाती है और वो अंडा अनिश्चित अंडा भी अनफर्टिलाइज एग है वो भी टूट जाएगा। और दोनों ही टूटकर जो वेगिना है, वेगिना द्वारा ब्लड के सैंपल के रूप में बॉडी से 4-5 दिन तक रेगुलरली बाहर निकल जाते हैं। जब ये घटना सबसे पहले जब होती है तो उस घटना हिंदी में रजो दर्शन कहते हैं। और 50 साल तक ये किसी महिला के अंदर चलती रहती है और 50 साल बाद हर 28 दिन का इनका गैप रहता है। हर 28 दिन में ये प्रोसेस चलता रहता है और 50 दिन बाद जब ये प्रोसेस बंद हो जाता है, यानी फर्टिलाइज एक मतलब अंडों का बनना और डिस्ट्रॉय होकर बॉडी से निकलने की क्रिया बंद हो जाती है। इसे हम रजो निवृत्ति कहते हैं, जो 50 साल बाद होती है। पर मंथ एक फैलोपियन ट्यूब की ओर से आता है और पर मंथ एक दूसरी ओवरी से आता है। इन दोनों ओवरी से अल्टरनेट एक पर मंथ बनते हैं और पर मंथ आते हैं। और अंडवाहिनी का एक ही काम है कि इनको गर्भाशय तक पहुंचाना और यहीं पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। बाकी गर्भाशय का नीचे वाला जो भाग है थोड़ा सा सकड़ा होता है, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। और ग्रीवा के बाद वाला जो भाग है उसे हम वेगिना कहते हैं। और यही मादा जनन तंत्र के अंग और इसकी जानकारी है। इसके बाद हम देखते हैं जनन स्वास्थ्य को लेकर। जनन स्वास्थ्य मतलब होता है जनन की क्रिया के दौरान बहुत सारी उलझने होती है जो बहुत कम लोगों को या स्टार्टिंग एज के अंदर लड़के या लड़कियों को पता नहीं होती है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना होती है, वो सब हम इसमें देखते हैं। तो जनन स्वास्थ्य के अंदर ही एक टॉपिक आता है गर्भरोधन का, यानी गर्भरोधन यानी अंडे को फर्टिलाइज होने से कैसे रोका जाए। तो उसकी 3 तरह की विधियाँ होती है, यांत्रिक, रासायनिक, IUCD और शल्य चिकित्सा। 4 तरह की यहाँ बता रखी है। पहले ज़्यादातर नसबंदी होती थी, पुरुषों के अंदर नसबंदी और महिलाओं के अंदर ट्यूबेक्टोमी होती थी। इसके अंदर अंडवाहिनी को या शुक्रवाहिनियों को रोक दिया जाता था, ब्लॉक कर दिया जाता था। लेकिन आजकल कॉपर टी या फिर अन्य बहुत सारी मेडिसिन्स वगैरह बहुत सारी चल गई हैं। रासायनिक रूप से तो मेडिसिन द्वारा फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। और ये सब चारों प्रोसेस हैं फर्टिलाइजेशन को रोकने के। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, तो आप इनको भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा एक टॉपिक और रहता है अपरा। अपरा मतलब होता है प्लेसेंटा, जो मादा का जो गर्भाशय है। इस गर्भाशय में जब कोई भ्रूण स्थापित हो जाता है तो इस गर्भाशय की दीवार और भ्रूण यानी जो शिशु बनता है, शिशु की नाभि के बीच में एक नली नुमा संरचना होती है, उसे हम अपरा कहते हैं। ये ग्रंथि की तरह कार्य भी करती है, इससे कुछ हार्मोन भी निकलते हैं। और अपरा ही वो चीज़ है जिससे शिशु का पूरा पोषण या उत्सर्जन सारी क्रियाएं, जब तक वो माँ के पेट के अंदर है सारी क्रियाएं होती है। इंग्लिश में अपरा को प्लेसेंटा कहा जाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर की सारी छोटी छोटी बातें और इम्पोर्टेंट बातें सारी हो चुकी हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर का रिवीजन पूरा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।